हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं 10वीं कक्षा के लिए बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट लेकर आया हूँ, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन से आप लोग भी बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। इसमें कुल चार चैप्टर है। 4 चैप्टर से ही 6 नंबर का पूछे जाते हैं। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर से। इसमें 100% याद रखिए, इसमें 10वीं कक्षा में 10th बोर्ड में 100% चांस है, 100% चांस है कि इसमें से 6 मार्क्स आपका आ जाएंगे। 6 मार्क्स आ जाएंगे तो आ जाएंगे, कंफर्म है, आ जाएगा। इसके लिए आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखें। मैं आप लोग को पूरा का पूरा क्वेश्चन का डिस्कशन भी कराऊंगा और उसके बारे में आप लोग को पूरा का पूरा बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर से। देखिए मेरा ये है 10वीं कक्षा का है, 10वीं कक्षा का डिजास्टर मैनेजमेंट है। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। 1 नंबर से शुरू करते हैं। देखिए 1 नंबर से शुरू करते हैं तो इसमें है क्या, देखिए सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, A to Z सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, याद रखिए सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, है या नहीं है। सबसे पहला जो भी स्टूडेंट है अधिकतर गलती करते हैं है या नहीं में। जैसे प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है तुरंत मार देते हैं कोई भी ऑप्शन में। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले उसको पूरा से पूरा पढ़िए और उसके बाद ही बनाइए। ठीक है, देखिए इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक, सबसे पहले प्रकृति के बारे में समझिए। प्रकृति के द्वारा जो भी आपदा होता है, जो भी घटना घटता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्राकृतिक आपदा कितने प्रकार कौन हो जाएगा इसमें। देखिए प्रकृति के द्वारा जो घटना घटता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे सुनामी हो गया, सुनामी देखिए समुद्र के तट पर आता है, नहीं समुद्र तट पर आता है सुनामी। बाढ़, बाढ़ जल की मतलब अधिक वर्षा के कारण जो होता है बाढ़ उत्पन्न होता है, यह आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। अब होगा भूकंप, भूकंप पृथ्वी के अचानक हिलने डुलने की प्रक्रिया को भूकंप कहते हैं। ठीक है, ये तीनों हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा। तो इनमें से कह रहा है कौन आपदा नहीं है, तो आतंकवाद। देखिए आतंकवाद होता है जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की सहायता से थोड़ा ज़्यादा पनप रहा है। आतंकवाद का देश पाकिस्तान को ही कहा जाता है, उन्हीं के मरहम पट्टी के कारण ही आतंकवादी अभी तक जिंदा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कौन मानव जनित आपदा है, मतलब मानव के द्वारा उपजाया हुआ आपदा है। तब मानव के द्वारा उपजाया हुआ क्या है, आतंकवाद। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में ही पढ़ लिए हैं आतंकवाद। ठीक है, महामारी जो भी है, जैसे अभी कोरोना वायरस फैला है, कोरोना वायरस एक महामारी था, अभी भी है, उसका प्रकोप अभी भी है, जिसके कारण हमारे सभी साथियों को, हमारे भाइयों को एवं मुझे बहुत कठिनाई महसूस हुआ था। मुझे बहुत सारी दिक्कत हुई थी पढ़ाई के अलावा और कुछ में। पढ़ाई तो एक चौपट हो ही गया है। इस बार हम लोग भी सोच रहे हैं अच्छे से अच्छे मार्क्स आए हमारे सभी विद्यार्थी को। चलिए देखिए 3 नंबर में 2 नंबर में है मानव जनित आपदा है। देखिए सांप्रदायिक आपदा, महामारी, आतंकवाद, ये सभी जो है मानव जनित आपदा, मानव के द्वारा उपजाया गया है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सबसे पहले समझिए, देखिए हम पहले ही बताए थे समुद्र तल पर भूकंप, समुद्र तल पर कंपन, कंपन का होना, यानी समुद्र कहाँ आता है, तो समुद्र में, कहाँ आता है, समुद्र में आता है, समुद्र तल पर सुनामी आता है। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में है इनमें से कौन बृहत, इनमें से कौन बृहत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? बृहत क्षेत्र को मतलब बहुत अधिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है, तो ये हो जाएगा बाढ़, ये हो जाएगा बाढ़। ठीक है, ये हो जाएगा बाढ़, हो जाएगा प्राकृतिक आपदा हो जाएगी। उस अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? तो देखिए तो भूकंप को रोकना, सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना,
ऑप्शन सी में प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणाम को कम करने का उपाय किया जाना। हाँ, तो यही हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं को दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं पर जो भी घटना घटता है उसको तुरंत निपटारा किया जाए, उससे बचा जाए। अब है देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में है, देखिए इनमें से कम विनाशकारी आपदा कौन है? इनमें से कौन कम विनाशकारी, मतलब सबसे कम विनाशकारी होता है? तो आपको हो जाएगा भूस्खलन यानी जमीन जो नीचे खसक जाता है उसका बहुत कम विनाशकारी होता है। मतलब जैसे मान लीजिए जैसे कोई गांव है, गांव के बाहर ही कोई मतलब नदी है, नदी में भूस्खलन होता है तो उसमें आदमी उदमी नहीं रहता, इसीलिए बहुत कम विनाशकारी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में है बंगाल की खाड़ी में चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? किन महीनों में भयानक होता है? तो ये आपको हो जाएगा जून से जुलाई के महीना में, जून से जुलाई के महीना में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बंगाल का सूख किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। बंगाल का सूख किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी घाटी, नदी को कहा जाता है बंगाल का सूख। ठीक है, और बिहार का शोक कोसी नदी को, बिहार का शोक कोसी नदी को, चीन का शोक वांगहू नदी को चीन का शोक कहा जाता है। इसको याद रखिएगा दोस्तों। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को अंत तक बने रहे। मैं आप लोग को ऐसे ही और मज़ेदार बातें बताता रहूँगा, और इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा उसको सभी को मैं एक एक करके सबको मैं आप लोग को प्रोवाइड करते रहूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में है बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो आपको जो है नदी के जल को दूषित होने से ये तो हो ही नहीं सकता है। अगला है नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना। हाँ, ये बाढ़ को नियंत्रण के लिए नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? सूखा क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, पूर्वी राजस्थान में तो सूखा क्षेत्र ये वहाँ रेगिस्तान है। इसमें पूरा मध्य प्रदेश और कर्नाटक के पठारी क्षेत्र, ये सभी जो है सूखा क्षेत्र माना जाता है, ये सभी सूखा क्षेत्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में इनमें से कौन क्षेत्र भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित है? सबसे अधिक प्रभावित है तो देखिए, तो भूस्खलन उधरे होता है, वहां पर होता है जहां पहाड़ी इलाका ज़्यादा होता है। देखिए जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भूस्खलन ज़्यादा होता है, यानी बर्फ उर्फ पिघलने की घटना वहां पर, यानी बर्फीला भाग उधर ज़्यादा है उत्तराखंड में। ठीक है, इसलिए ज़्यादा भूस्खलन की घटना जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में ही होता है। चलिए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं फिर से अब 11 से। सुनामी क्या है? तो सुनामी क्या है? तो सुनामी एक विनाशकारी समुद्री लहर है। क्या है? विनाशकारी समुद्री लहर है, याद रखिएगा, विनाशकारी समुद्री लहर है। समुद्र तल पर उत्पन्न होता है सुनामी, याद रखिएगा। सुनामी शब्द यानी किस भाषा का शब्द है? सुनामी शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? सुनामी, याद रखिएगा, सुनामी किस भाषा शब्द से लिया गया है? तो जापानी भाषा से लिया गया है। किस भाषा से? जापानी भाषा से लिया गया है। ठीक है, मानव जनित आपदा को प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है? मानव जनित आपदा को कम करने के लिए कारगर उपाय क्या है? देखिए, तो सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। आपदा रोधी भवन का निर्माण करना, जोखिम क्षेत्र में बस्ती का बनाना, सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। हाँ, तो यही हो जाएगा, सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना मानव जनित आपदा को प्रभावित को कम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। पहले देखिए, भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो भूकंप हम इससे पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, भूकंप जो है प्रकृति के द्वारा आता है, तो यानी कि प्राकृतिक आपदा हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र में। देखिए क्वेश्चन है महाराष्ट्र में भूकंप आने का क्या कारण है?
तो वहां पर देखिए सबसे अधिक कोयना बांध का जो निर्माण हो रहा है वहीं पर सबसे ज्यादा भूकंप आने का कारण बना है। ठीक है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अब है भूकंप का मापने का इकाई क्या है? भूकंप को रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। ठीक है, भूकंप को रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। अप्रदन अप्रदन और निम्नीकरण किस गति से होने वाला परिवर्तन है? अप्रदन या निम्नीकरण किस गति से होने वाला है? तो ये आपको हो जाएगा तो धीमे धीमे गति से जैसे देखिए कहीं नदी है तो कहीं नदी से जब मतलब पानी जब बारिश का पानी जो होता है नदी में धीरे मतलब जैसे जैसे जाता है उस मिट्टी का ऊपर वाला भाग जो है पानी के साथ तो क्या क्या होता है, चला जाता है। और धीरे धीरे यह मिट्टी जो करते चला जाता है इसी को क्या कहते हैं, अप्रदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रदन कहते हैं। अप्रदन की क्रिया पहाड़ों पर भी होती है इसी प्रकार से। बिहार में भूकंप कब आया था? बिहार में भूकंप कब आया था? तो देखिए बिहार में सबसे भयंकर भूकंप 1934 में आया था जो बहुत विनाशकारी था। इसी समय 1934 में ही कोसी नदी पर एक बांध बना हुआ था। कोसी नदी पर एक बांध बना हुआ था जो टूट गया है, वो अभी तक मरम्मत नहीं हुआ है। अभी मरम्मत होने की इसकी चर्चा हो रही है, मतलब बात चल रहा है। जल्दी इस पर बांध बना दिया जाएगा और मतलब कोसी नदी पर बांध बना दिया जाएगा। ठीक है, इस 1934 में आया था। बिहार में भूकंप सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 में आया था, याद रखिएगा। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है? तो ये हो जाएगा आपको मानव जनित भोपाल गैस त्रासदी हुआ था 3 दिसंबर को हुआ था। 3 दिसंबर को रात हुआ था। भोपाल यानी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट का, इसको याद रखिएगा। आइसोसाइनेट का क्या हुआ था? रिसाव हुआ था। ठीक है, उसमें बहुत सारे मतलब वहाँ की जनता को परेशानी हुई थी, बहुत सारे लोग मारे भी गए थे। भूस्खलन है क्या? तो भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है। इस समय क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं लगाइएगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए हम बार बार समझा रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। मानव जनित आपदा नहीं है, यानी मानव के द्वारा उत्पन्न नहीं है, यानी प्राकृतिक होगा। तो देखिए हम सबसे पहले सुनामी बताए थे। सुनामी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। और ये तीनों जो बच गए आपको सब मानव जनित आपदा है, और ये जो है मानव जनित आपदा नहीं है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन है बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन है, देखिए बार बार पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर 14 में, 16 में, 18 में सब में पूछा गया क्वेश्चन, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? देखिए नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो जल की अधिकता होना, नदी की तली में अवसाद का जमा होना, वर्षा की अधिकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए तो आपको हो जाएगा सबसे ज्यादा नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो आपको हो जाएगा इसमें नदी की तली में अवसाद का जमाव होना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे सर्दी हो गया है, थोड़ा सा बोलने में थोड़ा कठिनाई हो रही है। चलिए आगे है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो देखिए आपको बिहार का उत्तरी भाग जो है वह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। देखिए वो बाढ़ग्रस्त इसीलिए है कि देखिए यहाँ पर नेपाल है, नेपाल के सटे हुए क्या है? नेपाल के सटे हुए बिहार है। देखिए तो ये पूर्वी भाग हो गया, पश्चिमी भाग हो गया, ये दक्षिणी भाग हो गया, या उत्तरी भाग हो गया। ठीक है, तो ये जो है नेपाल के सटा हुआ क्षेत्र है, इसीलिए जो नेपाल से जो पानी आता है वही आके इसमें बाढ़ जो है कहर के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो उत्तरी भाग हो जाएगा। कौन सा भाग हो जाएगा? उत्तरी भाग हो जाएगा। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन है बिहार का शोक। देखिए आगे क्वेश्चन, बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। ये तो कंफर्म हो गया, कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी, भारत का सबसे लंबा नदी तो गंगा नदी। कौन नदी? गंगा नदी। ठीक है,
गंगा नदी, गंडक नदी और पुनपुन नदी, ये दोनों नदी आकर मिलती है कहाँ? चलिए अगला क्वेश्चन है, ये बिहार का शुक्र नदी हो गया, कोसी नदी, ठीक है। बाढ़ क्या है? तब प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। आगे है क्वेश्चन, सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? तो यह जो है प्राकृतिक आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ क्या है? धीरे धीरे आती है, और प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ किस प्रकार आती है? तो धीरे धीरे। सुखाड़ किस प्रकार आती है? तो धीरे धीरे, और यह प्राकृतिक आपदा है। देखिए अगला क्वेश्चन आ ही गया, वही वही क्वेश्चन है, सूखे की स्थिति किस प्रकार की आती है? तो धीरे धीरे। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो धीरे धीरे आती है। ये भी क्वेश्चन होगा, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है? तो सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है? तो वर्षा की कमी। क्या है? वर्षा की कमी हो जाएगी। वर्षा की कमी, वर्षा नहीं होगी तभी तो सुखाड़ होगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब 8 नंबर है, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? तो देखिए, तो सूखे से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है, नदियों को, देखिए यहाँ पर नदियों को आपस में जोड़ देना, ये तो नहीं होगा। वर्षा जल को संग्रह करना था, हाँ ये हो जाएगा। वर्षा, जो ही वर्षा का जल है उसको क्या करते, करना होगा, उसको संग्रह करना होगा। जैसे राजस्थान में किया जाता है, जैसे जमीन के अंदर में बहुत सब, मतलब 20 फीट नीचे तक जो है जमीन को खन दिया जाता है। उसके बाद उसमें क्या क्या, जो भी वर्षा होता है उसका पानी उसमें जाकर जमा हो जाता है और बहुत दिनों तक रह जाता है, ठीक है। जिसको पीने लायक बनाने के लिए उसमें से उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। अब है, कुशहा तटबंध किस नदी पर स्थित है? 9 नंबर में कुशहा, कुशहा तटबंध किस नदी पर स्थित है? तो आपको हो जाएगा कोसी नदी पर। कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो कोसी नदी पर, ठीक है। बिहार की बड़ी बड़ी त्रासदियों में से एक है क्या? बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक क्या है? तो इक्के को तो त्रासदी है जैसे 100% रहता है, बाढ़। किससे? तब बाढ़ से, ठीक है। 11 नंबर, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तब भाखड़ा सतलज, भाखड़ा सतलज, भाखड़ा सतलज नदी, याद रखिएगा, भाखड़ा सतलज नदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आ गया आपको बंगाल का शोक। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। बंगाल, देखिए पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा आपको, देखिए पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में बंगाल, बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी को, और सबसे विभीषिका वाली नदी भी वही हो जाएगी, कौन? दामोदर नदी, ठीक है। याद रखिएगा। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, गोविंद पल्लव सागर, गोविंद पल्लव, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये झील बनाया गया है, कृत्रिम झील है, सतलज नदी पर है, ठीक है। अब है आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ होता है किसके कारण? कृषि सुखाड़ होता है किसके कारण? तो आपको हो जाएगा, तो कृषि कब सूखेगा? जब उसमें जल नहीं मिलेगा, यानी जल के अभाव होगा। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल के अभाव के कारण। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है? बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है? देखिए, देखिए यहाँ पर जो है बाढ़ से अधिक हानि होती है, इनमें से सभी को। बाढ़ आती है तब फसल, तब पहला नंबर बर्बाद होता है, ठीक है। और जैसे ही चौर में का पानी जो होता है, मतलब चौरी का पानी जो होता है, जैसे ही गांव में आता है, तो गांव में सबसे पहले पशु का चारा का व्यवस्था खत्म हो जाता है। और धीरे धीरे जब पानी बढ़ने लगता है, भवन को भी बर्बादी, यानी जो भी झोपड़ी उपड़ी होती है वो टूट जाती है, टूट जाती है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रसित होने की आशंका है? जाड़ में, यानी ठंडी की मौसम में। तो ठंडी के मौसम में आपको हो जाएगी, बाढ़ से ग्रसित होने की आशंका है, तो ये आपको हो जाएगी तमिलनाडु में। कहाँ हो जाएगी? तमिलनाडु में हो जाएगी, तमिलनाडु में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य सूखे के सर्वाधिक ग्रस्त है? सुखाड़ की, तो सुखाड़ की हो जाएगी आपको, कौन सी राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रसित है? मतलब तो ये हो जाएगा आपको गुजरात। कौन हो जाएगा? गुजरात। कौन हो जाएगा?
गुजरात हो जाएगा। ठीक है, बिहार में कितनी जमीन बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का निर्माण की योजना है? आपको हो जाएगी 4000 वर्ग फीट। 4000 वर्ग फीट, 4000 वर्ग फीट हो जाएगी। बिहार में कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? बिहार में कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? तो 38। बिहार में 38 जिला है, तो 38 जिला में। ठीक है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक कौन है? तो स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग, ये सभी मिलेगा तभी आपदा को प्रबंधन किया जा सकता है। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। 21 में है, आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? तो ये आपका हो जाएगा, आपदा जब भी आती है तो सबसे पहले मोबाइल टावर ये सब ही टूट जाता है। मोबाइल टावर सब क्या होता है? टूट जाता है। मोबाइल टावर सब ये टूट जाता है, जिससे एक दूसरे से संपर्क कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सूखे यानी कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो आपका हो जाएगा जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना। जल संसाधनों को वैज्ञानिक विकास करके उससे कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय को माना जाता है। ठीक है, यानी इस कृषि सूखा से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जल संसाधन को वैज्ञानिक विकास करना, यानी जल संसाधन को जो है कैसे बचाया जाए उस पर विचार करना, यानी नई नई तकनीकें सोचना। नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? तो आपको हो जाएगा जलावन की लकड़ी, नहीं तो नहीं होगा। पशुओं की चारा मिलता है, ये भी नहीं हो जाएगा। प्राकृतिक सौंदर्य, ये भी नहीं होगा। बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना ज्यादा रहती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। अब मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर इसके अगले पार्ट में जो भी वीडियो बच गया, जो भी ज़्यादा नहीं 20 से 25 क्वेश्चन बच गए हैं, वो अगले वीडियो में डाल देंगे। ठीक है, धन्यवाद हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए।